नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द अर्थ है चैनल पर। आज आप सभी को विश्व विरासत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 18 अप्रैल है, तो इस दुनिया में जितनी भी विरासत के रूप में स्थल हैं, शहर हैं, उन सबको संरक्षित करने के लिए ही 18 अप्रैल को यूनेस्को की पहल पर, यानी ऑन द इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल आने वाला है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो आप ऐसे दिवस ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि वनडे एग्जाम में अक्सर ऐसे सवाल पूछ ले जाते हैं। और वैसे भी आपको जब कभी निबंध अगर लिखना होगा तो ऐसे फैक्ट्स, आपको जो बेसिक फैक्ट हैं वो ज़रूर पता होना चाहिए। बताते चलें आपको कि इस दुनिया में, पूरी दुनिया में, यानी अक्रॉस द वर्ल्ड 878 यानी 878 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं यूनेस्को की लिस्ट के अनुसार। भारत में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और उन 38 में से 30 हैं वो कल्चरल हैं, 7 हैं वो नेचुरल हैं, और एक है वो मिक्स है, 7 जो कल्चरल के साथ साथ नेचुरल भी है, जैसे कंचनजंगा है। कंचनजंगा एक ऐसी मिक्स्ड साइट है जो नेचुरल के साथ साथ कल्चरल श्रेणी में भी आती है। सॉरी। अब हम चर्चा करेंगे अपने इकोनॉमी के सेक्टर पर। इकोनॉमी में सेक्टर था एक वैदेशिक क्षेत्र, एक्सटर्नल सेक्टर से बोलते हैं इंग्लिश में। इस वैदेशिक क्षेत्र में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, पहले आप ये सुन लीजिए। हम देखेंगे एक्चुअल में बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाएंगे। पूरे बेसिक, पूरा का पूरा एक्सटर्नल सेक्टर आपका कवर होगा, और यहाँ से कोई भी सवाल आए, वनडे से लेकर के यूपीएससी तक का, मेंस का हो चाहे प्री का हो, आपसे कोई सवाल नहीं बचेगा, इस बात की गारंटी है। और यहाँ से लगातार सवाल पूछे जाते रहे हैं। लगभग विभिन्न एग्जाम्स के अगर हम बात करें, वेरियस एग्जाम में जितने सवाल पूछे गए, लगभग 250 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। 200-250 सवाल आराम से यहाँ से पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हम इसमें देखेंगे ट्रेड क्या होता है, विदेशी व्यापार क्या होता है, क्या है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट यानी आयात निर्यात क्या होता है, आयात और निर्यात की प्रोसेस क्या है, कोई व्यक्ति अमेरिका का यदि भारत से ख़रीदता है तो वो किस में चुकाता है, पैसे किस में पे करता है, वो पेमेंट किस में करता है, रुपये में या डॉलर में, कौन क्या है वो विदेशी विनिमय, क्या है फॉरेन एक्सचेंज, क्या है विदेशी विनिमय बाजार, क्या है ये विदेशी विनिमय दर की प्रणाली। अक्सर आप सुनते होंगे रुपया कमज़ोर हुआ, डॉलर की कीमत बढ़ी, ये क्यों बढ़ती है, क्यों घटती है, आरबीआई इसमें क्या रोल अदा करती है, क्या आईएमएफ का इसमें कोई योगदान है, क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्या है उसके घटक, और भी इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई आप पाएंगे, जो आगे के लेक्चर्स हम लोग कवर करेंगे। सभी की सभी वित्तीय संस्थाएं हम लोग कवर करेंगे इंटरनेशनल लेवल की, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, और भी संस्थाएं हम कवर करेंगे। विभिन्न जो ट्रेड फॉरम्स हैं, उन ट्रेड फॉरम्स को भी कवर करेंगे। क्या व्यापारिक संबंध है भारत की विश्व के अन्य देशों के साथ, वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। ट्रेड पॉलिसी क्या है, जैसे हाल ही में 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है अभी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को, तो विदेश व्यापार नीति क्या है वो देखेंगे। विदेश व्यापार की क्या दशा है और क्या दिशा है, मतलब किस स्थिति में है और किस डायरेक्शन में है, किसको भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, कहाँ से सबसे ज़्यादा खरीदता है, कहाँ से ज़्यादा इंपोर्ट करता है, किधर किस देश को एक्सपोर्ट करता है, किस वस्तु का एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और किस वस्तु का इंपोर्ट ज़्यादा करता है। क्या है चालू खाता घाटा, करेंट अकाउंट डेफिसिट, वाई इट इज़ बीइंग अ कंसर्न, अ परसिस्टेंट कंसर्न फॉर इंडिया, क्यों भारत के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है। अक्सर हम जब चालू खाते घाटे की या व्यापार घाटे की बात करते हैं तो चीन के साथ भारत का व्यापार घाटे का उल्लेख जरूर आता है। तो ये सब हम लोग सारी चीज़ें इसमें देखेंगे क्या होती हैं। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले यही समझते हैं कि एक्चुअल में ट्रेड क्या है, व्यापार क्या है। जब से इस मानव सभ्यता का जन्म हुआ है, यानी सिंस द इंसेप्शन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, ट्रेड इन एनी वेज, इन एनी फॉर्म, ऑलवेज एग्जिस्ट। किसी भी रूप में हमेशा कहीं ना कहीं व्यापार हमारे जीवन में रहा है। अब व्यापार का मतलब ये तो नहीं है बिल्कुल भी कि जो आज व्यापार है, अपने पुराने ज़माने में या फिर नए ज़माने में भी ये कई बार चीज़ें देखी होंगी कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है, जिसे हम लोग वस्तु विनिमय सिद्धांत या वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, या बार्टर सिस्टम बोलते हैं। आज भी आप जाएंगे, जब वहाँ मेले लगते हैं, छोटे छोटे जो मेला वगैरह रहते हैं, उनमें बहुत सारी वस्तुओं के बदले वस्तुओं को एक्सचेंज किया जाता है, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती है। तो ये भी तो एक व्यापार है, क्योंकि व्यापार का मतलब है वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन। अब चाहे वो एक वस्तु के बदले वस्तु ली जाए, या फिर मुद्रा के बदले वस्तु ली जाए, या मुद्रा के बदले सेवा दी जाए, ठीक है। अब जैसे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि एक बार्बर है, दूसरे बार्बर के
जो हेयर्स है उसको कट करता है, ठीक है। अब जो जिसके हेयर कट किए हैं वो उस पहले वाले बार्बर के हेयर कट करता है, बाल काटता है। तो यहाँ ट्रेड तो हुआ, लेकिन सर्विस के बदले सर्विस हुआ। यहाँ वाटर वाला सिस्टम हुआ, या पैसे के लिए नहीं किया गया, हाँ, लेकिन ट्रेड फिर भी हुआ। लेकिन जनरली जब हम व्यापारिक लाभ की दृष्टि से, यानी कि जब हमारे अंदर एक ट्रेड प्रॉफिट का हमारे अंदर स्पिरिट हो कि हमें प्रॉफिट चाहिए, तब जाके वस्तुओं की हम एक्सचेंज करते हैं या वस्तुओं का लेन देन करते हैं, तब वो रियल स्पिरिट में ट्रेड कहलाता है, वास्तव में व्यापार कहलाता है फिर वो। तो व्यापार का मतलब होता है वस्तुओं का लेन देन, वस्तुएं एवं सेवाओं का। वस्तुएं वो हैं जो हमको दिखती हैं और सेवाएं वो हैं जो हमको दिखती नहीं हैं, ठीक है। आप फिजिकल फॉर्म में उनको प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कि हम आपको यहाँ चैनल पर टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको फिजिकल फॉर्म में आप ये नहीं कह सकते कि आपने कैसे पढ़ाया, आप मुझे पकड़ के नहीं बता सकते कि मैंने क्या पढ़ाया। हाँ, ये है कि रिकॉर्ड हो रहा, वो अलग बात है, लेकिन ये टेंजिबल फॉर्म नहीं है। हाँ, मैं आपको अगर गिलास दूंगा तो आपको वो दिखेगा कि हाँ सर ने गिलास दिया है, लेकिन जो शिक्षा दे रहा हूँ वो शिक्षा नहीं दिखेगा कि सर ने दिया क्या। वो सेवा है, जो दिखे ना वो सेवा है। हालांकि न दिखने वाली चीज़ें और भी कुछ कहलाती हैं, तो उन सब चीज़ों पर ना जाइए। वस्तुओं और सेवाओं का लेना देना ही व्यापार कहलाता है। अब चाहे तो वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए विनिमय हो, उन वस्तुओं का लेन देन हो, या एक संस्था से दूसरी संस्था के लिए बीच में हो, या वो एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट के बीच में हो, या एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच हो, या फिर वो एक देश दूसरे देश के बीच हो, या फिर कई देशों के बीच हो, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम कहें कि ये दो व्यक्तियों के बीच में व्यापार हो रहा है तो इंटरपर्सनल ट्रेड है, अंतर व्यक्ति व्यापार है। जब दो राज्यों के बीच में हो रहा है इसका मतलब इंटर स्टेट ट्रेड है, अंतर्राज्यीय व्यापार है। जब एक ही राज्य में हो रहा है तो अंतर्राज्यीय यानी इंट्रा स्टेट व्यापार होगा। जब सिर्फ देश के अंदर ही व्यापार हो रहा है तो उसको बोलते हैं घरेलू व्यापार, डोमेस्टिक ट्रेड, या इंटरनल ट्रेड, या इंट्रानेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल नहीं, इंट्रानेशनल, यानी हमारे जो देश के अंदर ही जो व्यापार हो रहा है, यानी कुल मिलाकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक और पोरबंदर से उधर अरुणाचल प्रदेश तक, देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर जो भी व्यापार हो रहा है उसे घरेलू व्यापार कहते हैं। यानी कोई चीज़ देश की सीमा से बाहर नहीं जा रही है। घरेलू व्यापार को हम लोग दूसरे शब्दों में इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं, आंतरिक व्यापार भी कहते हैं, या इसे इंट्रानेशनल कह सकते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय, यानी एक देश के भीतर ही व्यापार जो होता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल सेक्टर के, अपने वैदेशिक क्षेत्र की। तब आप समझ के सोचें और ये समझें कि व्यापार की बात करेंगे तो हम नेशनल लेवल पर करेंगे अब, ठीक है। जनरली जो व्यापार रहता है नेशनल लेवल पर वो दो तरीके का रहता है। एक तो जब देश के अंदर ही होता है तो उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, और जब दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार होता है तब उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग देख चुके हैं इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, डोमेस्टिक ट्रेड क्या है, या इंटरनल ट्रेड क्या है। तीनों एक ही शब्द हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। घरेलू को भी आंतरिक व्यापार कहते हैं, आंतरिक व्यापार को भी घरेलू कहते हैं, ठीक है। यानी जब जो कोई भी व्यापार हो, जब किसी देश की सीमाओं के अंतर्गत हो रहा है तो वो उस देश के लिए घरेलू व्यापार कहलाएगा, ठीक है। जैसे भारत में कोई भी वस्तु का व्यापार भारत से भारत में ही हो रहा है, एक राज्य से दूसरा राज्य के बीच में हो रहा है, तो हो तो भारत में ही रहा है ना, भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंदर हो रहा है, तो वो भारत के लिए डोमेस्टिक ट्रेड कहलाएगा, वो इंटरनल ट्रेड कहलाएगा, आंतरिक व्यापार कहलाएगा, ठीक है। अब जैसे सिंपली राज्य के आधार पर बांटा है, राज्य के आधार पर किसी भी देश का नेशनल ट्रेड दो प्रकार का हो सकता है। जब एक ही राज्य के अंतर्गत हो, जैसे यूपी के विभिन्न जिलों में ही अगर व्यापार हो रहा हो तो इंट्रा स्टेट कहलाएगा, अंतर्राज्यीय। लेकिन जब यूपी के साथ यूपी का व्यापार हरियाणा से हो तो उसे इंटर स्टेट ट्रेड कहेंगे, अंतर्राज्यीय, दो राज्यों के बीच में, ठीक है। अब ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है, जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करता है तब उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, सॉरी, इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। जब इस इंटरनेशनल ट्रेड में विश्व के सभी देश अगर शामिल होते हैं तो इसे फिर वर्ल्ड ट्रेड कहते हैं। अब इस इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेंट्स यानी जो भागीदार देश हैं, उन देशों की भागीदारी की संख्या के आधार पर
इस इंटरनेशनल ट्रेड को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। ध्यान रखें, इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सटर्नल ट्रेड भी कहते हैं। यानी एक्सटर्नल ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड वह ट्रेड है, वह व्यापार है जो दो देशों के बीच में, कम से कम दो देशों के बीच में तो होता ही है। ठीक है, यदि इसमें सभी देशों के, विश्व के सभी देशों को ले लिया जाए, सभी देशों का व्यापार देखा जाएगा तो उसे वह ट्रेड कहेंगे, विश्व व्यापार कहेंगे। ठीक, अब विश्व व्यापार कई तरीके का हो सकता है जनरली। एक होता है बाइलेटरल ट्रेड और दूसरा होता है मल्टीलेटरल ट्रेड। बाइलेटरल, बाई माने होता है हमेशा दो, बी आई मतलब दो होता है, लेटरल माने पक्ष होता है। इसका मतलब जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है तब उसे बाइलेटरल ट्रेड कहते हैं, यानी बाइलेटरल इंटरनेशनल ट्रेड कहेंगे उसे, द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो दो से अधिक देशों के बीच में हो तब उसे मल्टीलेटरल ट्रेड कहेंगे, यानी बहुपक्षीय व्यापार। और पूरी दुनिया या WTO का जो उद्देश्य है ये यही है कि दुनिया मल्टीलेटरल ट्रेड की ओर बढ़े, बहुपक्षीय व्यापार की ओर बढ़े और स्वतंत्र व्यापार की ओर बढ़े। ठीक, तो ये तो हमने समझा कि डोमेस्टिक ट्रेड क्या है और इंटरनेशनल ट्रेड क्या है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड को कभी कभी हम लोग विदेशी व्यापार या बाह्य व्यापार कहते हैं। अब मूल मुद्दा ये उठता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश व्यापार करता क्यों है। समझने वाली बात तो ये है कि लोग व्यापार क्यों करते हैं। आप कहेंगे अरे व्यापार तो सदियों पुरानी परंपरा है, करते हैं तो कौन सी नई बात है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। व्यापार करने के कुछ तार्किक, कुछ रैशनल रीजन होंगे, तार्किक कारण होंगे, तभी व्यापार किया जाता है। देखिए, आपके यहाँ मान लीजिए ये प्रकृति का नज़ारा है, ये प्रकृति की देन है। प्रकृति ने इस दुनिया में विभिन्न विभिन्न प्रकार के लेवल निर्धारित किए हैं। डिफरेंट लेवल्स हैज बीन प्लेस्ड बाय द नेचर। हर क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से किसी न किसी रूप में वो भिन्न है, चाहे वो रिसोर्सेज की दृष्टि से हो, चाहे वो जनसंख्या की दृष्टि से हो, चाहे वो क्लाइमेट की दृष्टि से हो। यानी कुल मिलाकर के हम कहें तो भारत और चीन एक नहीं हो सकते, एक जैसे नहीं हैं, और चीन और रूस एक जैसे नहीं हैं। यहाँ तक कि अपना हरियाणा पंजाब जैसा नहीं है और पंजाब हिमाचल प्रदेश जैसा नहीं है, और एक गांव दूसरे गांव जैसा नहीं है, और एक जिला दूसरे जिला जैसा नहीं है। इसका मतलब है कि रीजनल डाइवर्सिटी पाई जाती है, क्षेत्रीय विविधता जरूर पाई जाती है। इस क्षेत्रीय विविधता से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको मटका बनाना बहुत अच्छे आता है, आप घड़ा बना सकते हैं। ठीक है, आप घड़े तो बना सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ गेहूं की खेती नहीं हो सकती या कोई खेती नहीं होती, आप सिर्फ घड़े बना सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए। अब क्या होगा, और दूसरा एक व्यक्ति है जिसके यहाँ सिर्फ गेहूं होता है, वो घड़ा नहीं बना सकता है, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो, दो ही चीज़ें लेते हैं सिर्फ अभी हम। तब क्या होगा कि अब आपको आटा चाहिए और उसको घड़ा चाहिए, क्योंकि पानी पीना है ठंडा। अब ये मत सोचना कि नहीं वो तो गर्म भी पी लेगा तो क्या है, तो अतार्किक बात होगी, कुतर्क वाली बात हो जाएगी। उसे घड़ा चाहिए और उसे अनाज चाहिए। ठीक है, यानी दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग थीं। दोनों ने एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, दोनों ने एक दूसरे की नीड को पूरा करने के लिए, और ये कहें तो एक दूसरे की नीड नहीं बल्कि अपने नीड को पूरा करने के लिए उन्होंने व्यापार को जन्म दिया। यानी व्यक्ति की जो नीड्स हैं और वस्तु की जो यूटिलिटी होती है, यानी उसकी उपयोगिता होती है, उसको बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि यदि वो कुम्हार के पास ही वो मटका रहता तो उस मटके की कोई यूटिलिटी नहीं होती, वो एक यूज कर लेता, दो यूज कर लेता, लेकिन बाकी मटकों की कोई यूटिलिटी नहीं थी, उपयोगिता नहीं थी, वो रखे रहते। तो उनकी यूटिलिटी कब हो सकती थी? उनकी यूटिलिटी तभी हो सकती थी जब वो गेहूं वाले को दे दे, और गेहूं की भी तभी यूटिलिटी होगी जब उसका उपयोग हो जाए। यानी कुल मिलाकर के जो चीज़ पैदा ही नहीं की जा सकती कहीं और उस चीज़ की आवश्यकता है तो उसे तो खरीदना पड़ेगा ना, तो ट्रेड जन्म लेगा। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट, निरपेक्ष लागत। यानी कुल मिलाकर के उसके यहाँ वो चीज़ बन ही नहीं सकती, पूरी की पूरी लागत कहीं और ही लगेगी, कहीं और से ही उसको वस्तु मंगानी पड़ेगी। एडम स्मिथ कहता है कि देशों के बीच में व्यापार इसीलिए जन्मा है क्योंकि कोई वस्तु किसी स्थान पर बनती ही नहीं है, किसी पर बनती है, और जहाँ नहीं बनती है वो, जहाँ बनती है वहाँ से मंगानी पड़ेगी, तो व्यापार पनपेगा।
रिकार्डो कहता है, डेविड रिकार्डो, कि ऐसा नहीं है, एडम स्मिथ जी जो कह रहे थे वो ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन कभी कभी ना वस्तुओं का व्यापार इसलिए भी होता है, जैसे मान लीजिए, क्या माने कि हम क्या है, हम चावल को उत्पादन कर, जैसे मान लो चावल छोड़ो, हम साइकिल ले लेते हैं, साइकिल नहीं ट्रैक्टर ले लो, क्यों? क्योंकि ट्रैक्टर इंडस्ट्री में इंडिया टॉप नंबर पर है, सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर भारत में ही बनते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी भारत ही करता है ट्रैक्टर। मान लें क्या कि ट्रैक्टर है, इंडिया ने ट्रैक्टर बनाया एक 10 लाख का, ठीक है, और वही ट्रैक्टर चाइना में बन रहा है 12 लाख का, 12 लाख रुपए का। तो तुलनात्मक रूप से चीन में लागत उस ट्रैक्टर को बनाने की ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि चीन में 12 लाख का बन रहा है और भारत में 10 लाख का बन रहा है। तो चीन क्या सोचेगा? चीन सोचेगा कि 2 लाख रुपए बच जाएंगे, या मान लें कि अगर भारत में 10 लाख का बनेगा तो भारत 10.5 लाख का बेच देगा चीन को, तब भी चीन के 1.5 लाख रुपए बचेंगे। तो रिकार्डो कहता है कि ऐसा नहीं है कि वस्तु पैदा ही नहीं होती है, वस्तु पैदा नहीं होती वो तो ठीक है, बल्कि कभी कभी तुलनात्मक लागत का फ़ायदा उठाने के लिए भी ट्रेड पैदा होता है। ऐसा कई बार होता है, जैसे क्या है, भारत में जो मोबाइल का इंपोर्ट होता है चाइना से, मोबाइल जो आयातित किए जाते हैं वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि बेस्ट फीचर मिलते हैं, वो भी कम कीमत पर। ऐसा नहीं कि वो फीचर भारत नहीं बना सकता, ये भारत की कंपनी भी नहीं बना सकती, बना सकती हैं, लेकिन उनकी कंपैरेटिव जो कॉस्ट है, जो तुलनात्मक रूप से जो लागत होगी, वो इंडिया में ज़्यादा आती है, इसीलिए हमको मोबाइल खरीद लेते हैं हम बाहर से। तो ट्रेड इसलिए भी पनपता है, एक तो तब पनपता है जब हमारे यहाँ वस्तु बनती ही नहीं हो, इसी, और दूसरा इसलिए पनपता है जब कभी वस्तु की निर्माण की कीमतों में यानी कॉस्ट में ही डिफरेंस हो। तीसरा क्या हो सकता है, अब जैसे मान लीजिए, अब किसी वस्तु में, किसी चीज़ में किसी को विशेषज्ञता हासिल हो जाती है, जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ कर्म के आधार पर ही पूरी की पूरी अब वर्ण व्यवस्था थी पहले, फिर उसके बाद वो जाति के आधार पर हो गई, जन्म के आधार पर हो गई। तो एक्चुअल में जो डिवीजन ऑफ लेबर है, या जो श्रम विभाजन है, श्रम विभाजन के सिद्धांत में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति को किसी एक कार्य में स्पेशलाइजेशन हासिल होता चला गया। अब स्पेशलाइजेशन हासिल होता चला गया तो वो कम समय में कम कीमत पर ज़्यादा वस्तु बना सकता है, और आपको स्पेशलाइजेशन हासिल ही नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप भी मैकेनिक हैं, एक दूसरा भी मोटर मैकेनिक है, दोनों ही मैकेनिक हैं, आप अभी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके गए हैं, ठीक, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपका एक्सपीरियंस नहीं है, और आपको कह दिया चलो इस गाड़ी को ठीक करो, तो आप उसे ठीक करने में लगता है अपनी तबीयत ख़राब कर लेंगे। लेकिन जो बंदा ऑलरेडी उसमें एक्सपीरियंस है बहुत दिनों से, वो विदिन आवर्स उसको सही कर सकता है, घंटों में या मिनटों में जितना भी समय उसको लगता होगा वो बहुत जल्दी उसे कर सकता है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हम अभी नहीं कर पाएंगे, हम धीरे धीरे सीखेंगे, तो आप क्या सोचोगे? आप उस सर्विस को हायर करने की सोचोगे कि उसको बुला लेते हैं ना यार, वो 1 घंटे में करके चला जाएगा, हमको 5 घंटे लग जाए, 6 घंटे लग जाए, क्या पता। तो ट्रेड इसलिए भी पनपता है क्योंकि ट्रेड सिर्फ वस्तुओं का नहीं होता, ट्रेड सेवाओं का भी होता है ना, हाँ। और ट्रेड इसलिए भी होता है जब दूसरे तब आपस में लोगों को फ़ायदा हो रहा हो, तो क्यों ना लोग अपने आप की चीज़ों की अदला बदली करें, ठीक। तो इसलिए ट्रेड जन्म लेता है। एक तो निरपेक्ष लागत ही जब बिल्कुल ना हो, यानी जब वस्तु बनती ही ना हो, या तुलनात्मक लागत में अंतर हो, या किसी वस्तु की विशेषज्ञता जब बनाने की प्राप्त हो जाती है तो वो कम समय में कम कीमत पर ज़्यादा बना लेते हैं, इसलिए प्रॉफिट होता है हम लोगों को। और इसलिए भी हो सकती है कि जैसे मान लीजिए कहीं डिमांड ज़्यादा हो तो उस वस्तु की डिमांड तभी होती है जब वह होगी नहीं या कम होगी। इस सब कारणों की वजह से ट्रेड को जन्म मिलता है, ठीक। अब बात एक समझते हैं, विदेशी व्यापार की एक विशेषता है क्या, कि विदेशी व्यापार एक ओपन इकोनॉमी का ही परिणाम हो सकता है, एक खुली अर्थव्यवस्था का परिणाम हो सकता है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं 2 प्रकार की होती हैं, इकोनॉमी 2 टाइप की हो सकती हैं। एक होती है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिस देश की इकोनॉमी का, यानी जैसे फिर से सुना, ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसका विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से संपर्क हो, लेन देन हो। और क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था वो है जिसका बाकी विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से कोई मतलब ही नहीं है, वो उससे व्यापार करता ही नहीं है, ना इम्पोर्ट करता ना एक्सपोर्ट करता है। तो भाई जब आप इम्पोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, आयात निर्यात करोगे, तभी तो विश्व की देश की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ोगे, और तब जुड़ोगे तो आपको ओपन इकोनॉमी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ओपन इकोनॉमी का मतलब है कि आप विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से इंटरेक्ट करते हैं, और क्लोज का मतलब है नहीं करते हैं।
अब इंटरेक्ट तो आपको, जब आप इंटरेक्शन करेंगे, उससे अंतरक्रिया करेंगे, तो या तो एक्सपोर्ट के थ्रू या इम्पोर्ट के थ्रू, है ना, या तो निर्यात के थ्रू या आयात के थ्रू। इंग्लिश में एक बार समझ लें, एक्सपोर्ट को कहते हैं निर्यात, इम्पोर्ट को कहते हैं आयात। एक्सपोर्ट दो शब्दों से मिलकर के बना है, ई एक्स प्लस पोर्ट, यानी एक्सपोर्ट, यानी जब चीज़ें हमारे बंदरगाह से यानी हमारी सीमाओं से, देश से बाहर जाती हैं, तब उसे एक्सपोर्ट या निर्यात कहते हैं। ठीक। इम्पोर्ट यानी पोर्ट के अंदर आना, इसका मतलब है कि जब चीज़ें हमारे देश की सीमा के अंदर आती हैं विदेशों से, तब वो इम्पोर्ट या आयात कहलाता है। राइट, चलिए ठीक। तो जो फॉरेन ट्रेड है, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो तभी हो सकता है ना जब ओपन इकोनॉमी हो। तो फॉरेन ट्रेड ओपन इकोनॉमी का एक स्वाभाविक परिणाम है। ठीक है, ये सवाल 2011 में एक बार पूछा गया था कि बंद इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था मतलब यह है जिसका विश्व के अन्य देशों के साथ आयात निर्यात न हो, यानी भारत का किसी देश के साथ न तो आयात हो ना ही निर्यात हो, भारत न बेचता हो ना खरीदता हो, तो भारत की इकोनॉमी बंद होगी, क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाएगी। लेकिन भारत का अगर अन्य देशों के साथ, अन्य देशों की इकोनॉमीज़ के साथ इंटरेक्शन होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है, तो भारत की इकोनॉमी खुली है। आज वर्तमान में पूरे विश्व में सभी अर्थव्यवस्थाएं ओपन इकोनॉमी की हैं, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, ओपन वो अलग बात है, लेकिन वो ओपन है। पूरे विश्व में कोई भी अर्थव्यवस्था वर्तमान में आज क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। आप कहेंगे नॉर्थ कोरिया, सर नॉर्थ कोरिया वाला एग्जांपल ले लिए, नहीं, नॉर्थ कोरिया भी चीन से, चाइना से इंपोर्ट करता है, रशिया से इंपोर्ट करता है और बेचता भी है कई चीज़ें। ठीक है, जैसे नॉर्थ कोरिया के बहुत ज़्यादा वर्कर्स जो हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स, वो चीन में कॉटन फैक्ट्री में काम करते हैं। ठीक है, तो कोई भी विश्व की इकोनॉमी वर्तमान में आज क्लोज नहीं है, सब की सब ओपन इकोनॉमी है। अब अगर आपसे बाई चांस कभी पूछ लिया जाए कि कोई देश की जैसे मान लीजिए कि किसी देश की अर्थव्यवस्था खुली है, उसकी इकोनॉमी ओपन है, तो वो कितनी ओपन है, इसको मापते किससे हैं, ये मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मेजर किया जाता है उसके फॉरेन ट्रेड से। जैसे मान लीजिए कि आपकी टोटल जीडीपी है, अभी मानते हैं कि हम अराउंड फिगर लेते हैं 3 ट्रिलियन की है। इंडिया चाहता है कि हम 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर की इकोनॉमी बना लें। ठीक, लेकिन वर्तमान में 2.9 है एग्जैक्ट फिगर, 3 ट्रिलियन डॉलर मान लेते हैं हम लोग, अराउंड फिगर यानी लगभग। ठीक है, अब जो फॉरेन ट्रेड होता है बाय वैल्यू मतलब मूल्य के आधार पर, वो होता है 1.5 ट्रिलियन का टोटल। ठीक है, हमारे 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 1.5 का हमारा फॉरेन ट्रेड हो गया। तो हमारी इकोनॉमी हाफ ओपन है, फुल्ली ओपन नहीं है, 50 डिग्री ओपन है। यानी हम ओपननेस जब हम मेजर करते हैं तो देखते हैं कि जीडीपी की तुलना में या जीडीपी के हिस्से के रूप में फॉरेन ट्रेड कितना है, टोटल फॉरेन ट्रेड। 2013-14 में इंडिया की जो ओपननेस थी इकोनॉमी की, वो 44.1% थी। अर्थात इंडिया का जो टोटल फॉरेन ट्रेड हुआ था वो जीडीपी का 44% था, 44.1% था, ऐसा समझिए। ठीक है, तो किसी देश की इकोनॉमी कितनी खुली है, इसको मापने के लिए हम लोग उसके विश्व व्यापार को देखते हैं। ठीक है, अब और देखते हैं कि इस विश्व व्यापार में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, यानी एक्सटर्नल ट्रेड या बाह्य व्यापार में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। व्यापार का मतलब खरीदना और बेचना दोनों हैं, सेलिंग एंड बाइंग। ठीक है, तो हम इन वैश्विक गतिविधियों को या वैश्विक व्यापारिक गतिविधियों को 3 रूप में बांट सकते हैं। इम्पोर्ट ट्रेड यानी आयातित व्यापार, जब हम कोई भी वस्तु, ठीक है, किसी दूसरे देश से खरीदते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है कि एक सैमसंग कंपनी है, दक्षिण कोरिया की है। ठीक है, उसने मोबाइल फ़ोन बनाए, या फ्रिज भी आते हैं उसके, टीवी भी, एलईडी भी, सब चीज़ आती है। ठीक है, तो इंडिया ने उस सैमसंग की कंपनी से मोबाइल फ़ोन मंगाए, तो वो क्या कहलाएगा, वो इंडिया के लिए वो इम्पोर्ट कहलाएगा। यानी जब कोई डोमेस्टिक कंट्री किसी दूसरे देश से मंगाता है, तब वह सामान उसके लिए इम्पोर्ट कहलाता है। अब मोबाइल फ़ोन जो साउथ कोरिया से मंगाया इंडिया ने, तो इंडिया के लिए तो वो इम्पोर्ट है, लेकिन वही मोबाइल फ़ोन साउथ कोरिया के लिए एक्सपोर्ट है, क्योंकि साउथ कोरिया से उसे भेजा गया है और मंगाया कहाँ गया है, इंडिया में, यानी खरीदा किसने है, इंडिया ने। तो जो देश किसी दूसरे देश से वस्तु खरीदता है, इसका मतलब वो आयात कर रहा है, इम्पोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब कोई देश अपने देश से वस्तु किसी दूसरे देश को बेचे। जैसे भारत है, भारत बहुत मसाले बेचता है,
स्पाइसेस की ट्रेडिंग बहुत करता है इंडिया, एक्सपोर्ट बहुत करता है, ठीक है। तो मसालों का व्यापार, यानी भारत अगर यूरोप और अमेरिका को मसाले बेच रहा है, इसका मतलब है कि भारत एक्सपोर्ट कर रहा है मसालों का, ठीक है। दो गतिविधियों के, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की गतिविधियों के अलावा एक और गतिविधि का व्यापार होता है, उसे एक बोलते हैं एंट्री पॉट ट्रेड। एंट्री पॉट ट्रेड का मतलब ऐसे ट्रेड से है, जैसे मान लीजिए आपको पता है, आपको एक चीज़ पता है क्या, कि भारत जितनी चीज़ आयात करता है, जितना इंपोर्ट करता है, उन सब में टॉप पर रहता है हमेशा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, यानी पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम समझ लीजिए, क्रूड पेट्रोलियम, कच्चा तेल रहता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। भारत सबसे ज़्यादा कच्चा तेल आयात करता है। जितना मान लीजिए कि इंडिया 100% चीज़ें आयात करता है, तो 100 में से लगभग 20% की हिस्सेदारी क्रूड पेट्रोलियम की ही है। फिर उसके बाद और भी चीज़ें आयात करता है, ठीक है। यानी सबसे बड़ा मेजर पोर्शन इंडिया के इंपोर्ट में कच्चे तेल का है, सबसे ज़्यादा कच्चा तेल आयात किया जाता है भारत में। लेकिन आपको क्या पता है, भारत बेचता भी है कच्चा तेल, लेकिन कच्चा तेल नहीं बेचता है, वो उस कच्चे तेल को रिफाइन करके बेचता है, रिफाइन करके बेचता है। यानी जैसे कि भारत ने क्रूड पेट्रोलियम मंगाया, उसे रिफाइन किया, भारत पेट्रोल बेच दे, डीजल बेच दे, चारकोल बेच डाले या उर्वरक बेच डाले, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट या मोबिल ऑयल बेच डाले, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। यानी इंडिया क्रूड पेट्रोलियम मंगाता है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेचता है, यानी रिफाइन करके कर देता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं री एक्सपोर्ट, ठीक है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि इंडिया ने कोई चीज़ बनाई, या फिर ऐसा समझिए कि इराक ने कोई चीज़ भारत को भेजी, ठीक है, भारत को भेजी, भारत को बेच दी, तो इराक के लिए तो वो एक्सपोर्ट हुआ, यानी इराक ने कच्चा तेल भारत को भेजा, एक्सपोर्ट हुआ। अब क्या किया, इराक ने फिर से इंपोर्ट भी कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, ठीक, इंपोर्ट कर लिया, फिर से वस्तुओं को इराक ने फिर से बेच दिया, यानी री एक्सपोर्ट कर दिया उसने। ऐसे समझें कि इराक ने कच्चा तेल भारत भेजा, तो भारत इस उद्देश्य से नहीं भेजा कि वो बेचना चाहता था, इस उद्देश्य से भेजा कि उस कच्चे तेल को रिफाइन कर दे इंडिया। तो इराक ने तेल भारत भेजा, भारत से तेल वापस इराक ने मंगा लिया, रिफाइन तेल, अब उस इराक ने वो तेल कहीं और बेच दिया। तो ऐसी प्रोसेस जो होती है वो एंट्री पॉट ट्रेड कहलाती है, ठीक है। हम लोग इस लाइन को दोबारा पढ़ सकते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज री एक्सपोर्ट, यानी ये पुनर्निर्यात कहलाता है। इट रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स बाई फर्म फ्रॉम वन कंट्री एंड देन सेलिंग देम टू फर्म इन अदर कंट्री। मैनी टाइम्स गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर द पर्पज ऑफ री एक्सपोर्ट आफ्टर सम प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, यानी कुछ प्रोसेसिंग की जाती है, वस्तुओं में सुधार कर लिया जाता है तो बेच दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए भारत कुछ पेट्रोलियम, क्रूड पेट्रोलियम इसीलिए ही खरीदता हो कि उसे बेचना है प्रोडक्ट, तो भी भारत का ये एंट्री पॉट ट्रेड कहलाएगा या री एक्सपोर्ट कहलाएगा। यानी उस भारत ने इंपोर्ट ही इसीलिए किया कि उसे बेचना है, तब वो री एक्सपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। और एक इराक वाला एग्जाम्पल था वो। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रेड देखा, कल के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे भुगतान संतुलन क्या होता है। बात अभी हमारा ये बचा हुआ है कि ट्रेड की डायरेक्शन क्या है, किस देश को हम चीज़ ज़्यादा बेचते हैं, किससे हम मंगाते ज़्यादा हैं, किसके साथ हमारा घाटा है, तो वो हम लोग सब चीज़ एंड में देख पाएंगे जब हम कंसेप्चुअली ये समझ विकसित कर लें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। अभी हम लोगों ने ट्रेड देखा है, ट्रेड कैसे होता है, फॉरेन ट्रेड कैसे होता है, वो अभी हम लोगों ने देखा भी नहीं है पूरी तरीके से। तो पहले हम लोग इसको कंसेप्चुअली क्लियर करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, धन्यवाद, जय हिंद।